तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण। देखिए, प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो पहलवानों को होती है, एक गर्भवती महिला को होती है। तो प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को फुलाता है। तो जो भी लोग जिम में बॉडी बनाने के शौकीन हैं उनके लिए प्रोटीन की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। तो देखिए, बच्चों में क्या होता है, प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है। यदि बच्चे को प्रोटीन ना मिले तो उसकी कमी से एक रोग हो जाता है, और वो रोग है क्वाशियोरकोर। कौन सा रोग है? क्वाशियोरकोर। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है। ये क्या है? इस रोग के लक्षण है। बच्चे का पेट फूल जाता है, चमड़ी शुष्क पड़ जाती है, चमड़ी यानी कि त्वचा, आपकी स्किन क्या पड़ जाती है? शुष्क पड़ जाती है, और त्वचा पीली पड़ जाती है। इसका मुख्य लक्षण यही है कि बच्चे का पेट औसत से अधिक फूल जाता है। अब दूसरा जो रोग है प्रोटीन की कमी से होने वाला, वो है मैरास्मस। मैरास्मस भी क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। इस प्रकार इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, इसमें शरीर औसत से अधिक दुर्बल हो जाता है। बच्चा कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करने में बेचैनी रहती है, और क्या है, शरीर का विकास नहीं हो पाता है। ये 2 मुख्य रोग है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, जो कि प्रोटीन का कुपोषण से होते हैं। प्रोटीन यदि आहार में हम नहीं ले रहे हैं तो ये 2 रोग हो जाते हैं। पहला है क्वाशियोरकोर, दूसरा है मैरास्मस। 10th में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें क्वाशियोरकोर और मैरास्मस कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछ लिए गए हैं। तो देखिए, प्रोटीन का कुपोषण हमने पढ़ लिया, और लास्ट कुपोषण इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, वो है आपका खनिज कुपोषण। कौन सा है? खनिज कुपोषण। वैसे आपके लिए खनिज की कमी से होने वाले रोग नहीं दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको 1-2 रोग बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, लगातार हम खनिज को यदि भोजन में नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। वो रोग हैं खनिज कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे खनिज कौन कौन से हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयोडीन है, फेरस है, लौह, ये क्या है? सभी खनिज हैं। यदि हम इनको प्रचुर मात्रा में, जितनी हमको आवश्यकता है उतने नहीं लें तो इनकी कमी से क्या होने लग जाते हैं? रोग होने लग जाते हैं। देखिए, जैसे पहला हम ले लेते हैं आयोडीन। बहुत ही प्रचलित प्रश्न आता है कमी से होने वाला रोग, कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हम सभी को पता है जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है गलगंड रोग। इसमें क्या होता है, मनुष्य के जो गला है उसका आकार फूल जाता है। देखिए, गलगंड हम सभी सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन इसके कई नाम हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। गलगंड रोग कहते हैं इसे गलघोंटू रोग भी कहते हैं, इसे गायटर रोग भी कहते हैं, इसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। गलगंड, गलघोंटू, गायटर, घेंगा, ये क्या है? सभी आयोडीन की कमी से होने वाला एक ही रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन के स्रोत में आपको बता देता हूँ कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, मुख्य रूप से ये पाया जाता है कहाँ? नमक में पाया जाता है। नमक का आप उचित उपयोग करें जिससे कि आपको गलगंड, गलघोंटू ये रोग नहीं हो। दूसरा एक और रोग मैं आपको बता देता हूँ जो कि लौह तत्व की कमी से होता है, फेरस की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में यदि आपको लौह तत्व लेना है प्रचुर मात्रा में तो आप पालक खाइए। पालक में क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। हरी सब्जियां खाइए, उनमें अधिकतर क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है, जिससे कि आप इस कुपोषण से बच सकें। अब हमारा संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, कुपोषण में विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और खनिज की कमी से होने वाले रोग हमने पढ़ लिए हैं। मुख्य टॉपिक जो इस चैप्टर के हैं वो अब लगभग पूरे हो चुके हैं। 2 और आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो भी आप शॉर्ट में देख लीजिए क्योंकि ज़्यादा उनको आपके लिए नहीं दिया गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो आप पढ़ना है, जल की महत्वता दी गई है
कि जल में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो मैं आपको सामान्य रूप से वर्बली बता दूं कि जल में जो गुण होने चाहिए, जल की pH 7 होनी चाहिए और उचित मात्रा में उसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो, नग्न आंखों से देखने वाले जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो, तो वो क्या है, एक ठीक ठाक जल है जो पीने लायक हो सकता है। पीने योग्य जल के गुण वो हैं। अब देखिए एक और आपके लिए रोग दिया गया है, मोटापा। मोटापा या फैट। देखिए मोटापा जो होता है, जब आदमी अधिक वसायुक्त आहार लेने लग जाता है तो उसका शरीर क्या होता है, भारी होने लग जाता है। और जब उसकी शरीर की BMI ली जाती है, BMI की मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके लिए क्वेश्चन आता है कि BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, BMI की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, शरीर की हाइट और वजन के आकार में ही उसका शरीर, हाइट के आकार में ही उसका वजन होना चाहिए। उसको निर्धारित किया जाता है BMI से कि इतनी हाइट पर इतना वजन होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए मोटापा माना जाता है। मोटापा एक बहुत ही बुरा रोग है। इसमें क्या होता है, अधिक वसायुक्त जब आहार लेते हैं लोग तो उसमें जो अपनी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, जिससे क्या होता है, BP बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे, रक्त का चाप है जो बढ़ जाता है और उससे क्या है, सभी अंगों को आपूर्ति ठीक ठाक नहीं हो पाती है। यानी कि जो भी हम आहार लेते हैं उसमें घुलित जो पौष्टिक तत्व हैं वो सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे क्या है, हृदयाघात का खतरा बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा जिससे बढ़ता है। हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है हमारी रक्त वाहिनियों में, उससे क्या है, हृदयाघात का खतरा बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे एक और मुख्य टॉपिक आपका रक्तचाप। ब्लड प्रेशर आपका मुख्य टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए, मात्र 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत ही मुख्य टॉपिक है और इसको हम कहते हैं रक्तचाप, जिसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शॉर्ट में बोला जाता है BP। इसका अर्थ होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त का चाप। रक्तचाप किसे कहते हैं, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उनके द्वारा रक्त पर लगने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप को सर्वप्रथम किसने मापा था, रक्तचाप को सर्वप्रथम मापा था स्टीफन हेल्स ने। रक्तचाप को सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने, और किसमें नापा था, स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर नापा था। किसमें नापा था, हॉर्सेज के अंदर, घोड़ों के अंदर इन्होंने रक्तचाप को मापा था। और सबसे पहले मनुष्य के अंदर जो इसका अध्ययन किया था वो कापलन ने किया था। कापलन क्या एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम रक्तचाप का मनुष्यों में अध्ययन किया था। यदि पूछा जाए कि रक्तचाप का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो आप कहेंगे कि स्टीफन हेल्स ने किया। और मनुष्यों में किसने किया, कापलन ने किया। देखिए रक्तचाप को मापने का एक यंत्र होता है, उसे कहते हैं हम स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर एक यंत्र होता है, इसे कहते हैं रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी। आपने डॉक्टर्स के पास जाके देखा होगा कि एक यंत्र सा रखा हुआ होता है जिसमें नंबर अंकित होते हैं 10, 20, 30, 40, वो उसे कहते हैं। और वो आपके हाथ पर लगाता है चिटकी टाइप में कुछ और हाथ में देता है दबाने के लिए, वो होता है रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी। आपके लिए इसकी खोज नहीं दी गई है किसने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल सैमुअल रिटर वान बॉस्क। इसकी जो खोज की थी वो कार्ल सैमुअल रिटर वान बॉस्क ने की थी। एक ही नाम है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, कार्ल सैमुअल रिटर वान बॉस्क। क्या कर सकते हैं, ऐसा नाम है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। स्फिग्नोमैनोमीटर की जो खोज की थी कार्ल सैमुअल रिटर वान बॉस्क ने की थी। इसको रक्तदाब मापने के लिए काम में लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि रक्तचाप को मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसकी खोज इन वैज्ञानिक ने की थी। बार बार नाम लेने में थोड़ी परेशानी होती है, कार्ल सैमुअल रिटर वान बॉस्क। देखिए एक होता है BP लो और एक होता है BP हाई, निम्न रक्तचाप और अधिक रक्तचाप, यानी कि निम्न और उच्च रक्तचाप में इनको बांटा गया है। निम्न रक्तचाप में क्या होता है, रक्त की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे सभी जो अंग होते हैं उनको पौष्टिक तत्वों की
आपूर्ति नहीं हो पाती है, वो भी आपके लिए खतरनाक है। बीपी हाई, इसमें क्या होता है, बेचैनी होने लगती है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे गुण मनुष्य के अंदर आने लगते हैं, तो बीपी हाई भी आपके लिए क्या है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप नापा जाता है, वो जो नाप है वो है आपका 120/80। ये सिस्टोलिक है, ऊपर वाला जो दाब है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये आप पढ़ेंगे हृदय में, ये क्या होते हैं, यहाँ इनको व्याख्या करने के लिए समय नहीं है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं। मनुष्य के, आपको स्वस्थ मनुष्य का पूछा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 120/80, 120/80 होना चाहिए रक्तचाप। रक्तचाप आपका कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।